नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 9th के लिए है और आज हमने आपको व्याकरण से एक टॉपिक पढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको हम जो है गद्य से एक अध्याय यानी दो बैलों की कथा पर चर्चा कर चुके हैं। काव्य से भी एक अध्याय कबीरदास जी के दोहों को और पदों को पढ़ा चुके हैं। आज आइए जो है हम व्याकरण से एक टॉपिक उठाए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। शब्द निर्माण समास पढ़ाएंगे आज हम आपको समास। हमने शब्द निर्माण इसलिए लिखा है यहां पर कि जिस प्रकार उपसर्ग से और प्रत्यय से दोनों से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से समास से भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं। सबसे पहली बात समास में कि समास की परिभाषा क्या है, तो समास की एक छोटी सी परिभाषा हम लिखते हैं कि समस्त पदानाम एक पदी भवनम समास। संक्षिप्त परिभाषा है, संस्कृत की परिभाषा है, लेकिन बड़ी अच्छी परिभाषा है कि समस्त पदानाम एक पदी भवनम समासा, यानी सभी पदों का एक पद होना समास कहलाता है। इसका जो अर्थ होगा वो यही होगा कि सभी पदों का या समस्त पदों का, आप समस्त लिख सकते हैं, समस्त पदों का एक पद में बदलना समास कहलाता है। ठीक, अब ये थोड़ी सी परिभाषा अटपटी जरूर लगी होगी क्योंकि ऐसी परिभाषा आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये नई परिभाषा है। आप एक बार देखें, बहुत छोटी परिभाषा है, सटीक परिभाषा है कि समस्त पदानाम एक पदी भवनम समासा, यानी समस्त पदों का एक पद में बदलना या एक पद में परिवर्तित होना समास कहलाता है। जबकि आप पहले से परिभाषा पढ़ के आए होंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं। या ऐसा भी पढ़ा होगा कि समास वो शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। बात वही है, बस ये है अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो आप अगर जैसे कठिन परिभाषा मालूम होती है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है या एक नए शब्द का निर्माण होता है तो वो समास कहलाता है। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे समास कहते हैं। यही समास की परिभाषा है कि समस्त पदानाम एक पदी भवनम समासा, यानी सभी पदों का एक पद में परिवर्तित होना समास कहलाता है। या समस्त दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे समास कहते हैं। अब अक्सर आपने देखा पूरे परिभाषा में कई जगह समस्त शब्द आया और पद शब्द आया। यहां भी पद आया, दो या दो से अधिक शब्दों के। पद क्या है? समास में पद दो होते हैं। एक बार आप आइए जानते हैं थोड़ी सी।
कि समास में दो पद होते हैं। पहला पद जो है पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। यह दोनों पद हैं, यानी पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। और जब दोनों ये पद आपस में मिल जाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। यानी जब तक पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलते नहीं तब तक समस्त पद यानी एक नया शब्द, यही समस्त शब्द क्या है, नया शब्द है। और यही नया शब्द क्या है, समास है। जब किसी कोई शब्द यानी पहला शब्द पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलते हैं तो समस्त पद बनता है और यही समस्त शब्द नया शब्द बनता है और यही नया शब्द समास है। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, तो जब इस समस्त पद के दोनों पदों को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, यानी दोनों समस्त पद में जब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद को अलग अलग करके लिख दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, वही समास विग्रह कहलाता है। तो ये जानकारी आपको हो गई। सबसे पहले जानकारी आपको हुई कि समास की परिभाषा क्या है, समस्त पदानाम एकपदी भवनम। समासा एक छोटी सी परिभाषा और है हमारे पास कि सम सनम इति समासा, यानी जो संक्षिप्त हो एक पद में हो वही समास है। दूसरी परिभाषा हमने आपको लिखाई है कि समस्त पदानाम एक पदी भवनम समासा, यानी सभी पदों का एक पद में परिवर्तित हो जाना समास है, या दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है या एक नया शब्द का निर्माण होता है तो उसे समास कहते हैं। अब समास में दो पद होते हैं, जो अभी तक हमने जानकारी लिया है, दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हैं कि समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है, और दोनों पद जब आपस में मिलते हैं तो उसको समस्त पद कहते हैं और वही समस्त पद सामासिक शब्द होता है। अब समास विग्रह किसे कहते हैं, जब उसी सामासिक शब्द को या समस्त पद को अलग अलग भागों में यानी दोनों पदों में विभक्त कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और समास के भेद पर पहुंचते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक बनता है वो समास के भेद पर बनता है। जैसा कि हमने लिख दिया है, अगर आप चाहें तो बीच बीच में वीडियो रोक रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं। समास के भेद, समास के मुख्यतः चार भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है आपका बहुव्रीहि समास, तीसरा है आपका द्वंद्व समास और चौथा है अव्ययी भाव। अब थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है कि चार लोग छह भेद बताते हैं, चार भेद कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पहले समास में अव्ययी भाव समास को ही पढ़ाते हैं कि पहला नंबर अव्ययी भाव समास का आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये अपने अपने मन का लोगों का भ्रम हो सकता है। फिलहाल तत्पुरुष समास पहला समास है, दूसरा बहुव्रीहि समास है, तीसरा द्वंद्व समास है, चौथा अव्ययी भाव समास है। मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि दो समास को सर ने छोड़ दिया, एक द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, है ना। तो
तो यह आपको मैं बता दूं कि द्विगु समास और कर्मधारय समास ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद हैं। द्विगु समास और कर्मधारय समास ये दोनों तत्पुरुष समास के भेद हैं। हिंदी में मुख्यतः समास 4 ही होते हैं, तत्पुरुष के दोनों भेद मिलाकर के 6 होते हैं, और संस्कृत में यही जो है द्विगु समास और कर्मधारय समास अलग अलग होते हैं, वहां संख्या इनकी 6 हो जाती है। अब समझ में आया? कभी भी कोई आपसे पूछे कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं, तो तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। मुख्य भेद की बात मैं कर रहा हूं, या मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये मुख्य भेद है, यानी मुख्य भेद 2 हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। और जब इसके उपभेद की बात की जाएगी तो इसमें अभी हम जब इसकी परिभाषा आपको बताएंगे तो आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इतना आप जानकारी जरूर रखें कि तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। 4 समास आपके भेद जो मुख्य हैं वो तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और अव्ययी भाव समास है। इतनी जानकारी आपको हो गई। अब आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास पर। और तत्पुरुष समास की परिभाषा सबसे पहले जाने तो इसकी परिभाषा है कि प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष। प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, यानी जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा आपने पढ़ी होगी कि जहां पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। अब 2 पद की बात की गई, यानी प्रत्येक समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। अब जिसका पूर्व पद क्या हो, विशेषण हो, और विशेषण होने के कारण गौण हो जाए। गौण का मतलब होता है कि जो मुख्य से यानी प्रथम से जो द्वितीय स्थान पर हो उसे गौण कहते हैं, और जो पहले स्थान पर होता है उसे मुख्य कहते हैं, प्रधान कहते हैं। तो प्रधान और गौण दोनों का मतलब आप समझ लीजिए ये रैंक है कि फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट को हम क्या कहेंगे, प्रधान कहेंगे, और सेकंड को क्या कहेंगे, गौण कहेंगे। तो ये भी एक शंका समाप्त हो गई। अब है कि विशेषण क्या हो, गौण हो जाए और उत्तर पद विशेष होने के कारण, क्या होने के कारण, विशेष होने के कारण प्रधान हो जाए। क्या हो जाए, प्रधान हो जाए, वही क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। यानी जिस समास में, आप परिभाषा इसकी नोट कर सकते हैं कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण हो और उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान हो, वहां तत्पुरुष समास होता है। और हमने सीधी परिभाषा यहां लिखी है कि प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा, यानी जिस समास का उत्तर पद ही प्रधान हो वही तत्पुरुष समास है। अब उदाहरण सिद्ध कैसे करेंगे इसको, सिद्ध करने की प्रक्रिया है, एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। और उदाहरण क्या है, जैसे हमने लिख दिया घोड़सवार। अब घोड़सवार हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें 2 पद हैं। पहला क्या है, घोड़ा, और दूसरा है सवार। अब देखिए कैसे इसको हम जो है मतलब सिद्ध कैसे करेंगे। पहला पद क्या है,
विशेषण है और दूसरा पद क्या है, विशेष है। भाई घोड़ा अपने आप में स्वतंत्र है और सवार अपने आप में स्वतंत्र है। अगर घोड़े से सवार को अलग कर दिया जाए तो सवार किसी का भी हो सकता है, घोड़े का भी हो सकता है, हाथी का भी हो सकता है, बैल का भी हो सकता है, गधे का भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको हम घोड़े के साथ जोड़ देंगे तो केवल बनेगा क्या, घुड़सवार, यानी घोड़े पर ही सवार हो सकता है, यानी घोड़े का ही सवार हो सकता है और किसी दूसरे जानवर का सवार नहीं हो सकता। उस समय वो घोड़े का सवार ही कहलाएगा और किसी का सवार नहीं कहलाया जा सकता उसको। तो इस प्रकार जो है, यानी जिस समास का पूर्व पद विशेषण यानी गौण होता है और उत्तर पद ही प्रधान होता है, यानी उत्तर पद के द्वारा ही प्रथम पद की पहचान होती है या प्रथम पद पूरा होता है, पूर्ण होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके उदाहरण हम आपको लिखवाएंगे, लेकिन उदाहरण लिखवाने से पहले तत्पुरुष समास के जो भेद हैं उस भेदों पर चर्चा कर लेते हैं, जो इसके उपभेद हैं उस पर चर्चा करते हैं। एक बात इसमें तत्पुरुष समास में और बताई जाती है कि इस समास में सदैव कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का क्या होता है, लोप होता है। अब कारक आप जानते हैं, अगर पढ़ा होगा 8th में तो 9th में आपके समझ में आएगा, अन्यथा आपको कारक भी फिर से पढ़ाना पड़ेगा। कारक की परिभाषा ये दी गई है कि साक्षात क्रियान्वितम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से सीधा संबंध रखने वाला या क्रिया से साक्षात संबंध रखने वाला कारक कहलाता है। क्रियान्वितम कारकत्वम यानी जो क्रिया को संपादित करे, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्रिया को संपादित करता है यानी क्रिया को जो करता है वही कारक होता है। तो कारक आपने पढ़ा होगा, और कारक के जो भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण और संबंध, संबोधन, ठीक। लेकिन यहां जो है तत्पुरुष समास में जो भेद होते हैं वो पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान, चौथा होता है अपादान, पांचवा है आपका संबंध और छठा है आपका अधिकरण। संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, यही भेद है जो है तत्पुरुष समास के, ये उपभेद हैं। कौन से भेद हैं, उपभेद हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, तत्पुरुष समास के भेद एक बार पुनः हम आपको बता दें कि कारक चिन्हों का लोप होता है और 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं वो 6 हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान, चौथा है अपादान और पांचवा है संबंध, छठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। तो आज हमने जो पढ़ा वो तत्पुरुष समास के भेद जो है पढ़ रहे हैं और समास के बारे में जानकारी ली। अब आइए कुछ उदाहरण हम लिख देते हैं तत्पुरुष समास के। आप बीती
राजपुत्र, जेब घड़ी, धर्मवीर, और पांचवा है आपका, एक उदाहरण और लिख लीजिए, ग्रामवास। ये 5 उदाहरण है, आप बीती, राजपुत्र, जेब घड़ी, धर्मवीर और ग्रामवास। नेक्स्ट वीडियो में है हम आपको तत्पुरुष समास के जितने हमने उपभेद लिखवाए हैं एक एक भेद पर चर्चा करेंगे और उसके उदाहरण आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।